Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन। आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनमें हमने डिस्कस करना है दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, how internal and external respirations are interlinked or interrelated with each other, and what is the need of respiratory gas exchange. तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के एंड तक हम इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन एक लाइफ कैरेक्टर है। जिस तरह से आपने और बहुत सारी लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, बिल्कुल इसी तरह से रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक। इसको आप एक फंडामेंटल लाइफ कैरेक्टर कह सकते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स अर्थ पर पाए जाते हैं वो इस कैरेक्टर को जरूर शो करते हैं, सिवाय वायरसेस के, चूंकि उसके अंदर सब फंडामेंटल लाइफ कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते सिवाय रेप्लिकेशन के। तो इसी तरह से वायरसेस में रेस्पिरेशन का फेनोमेनॉन भी नहीं पाया जाता। अदरवाइज वायरसेस के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर पाए जाते हैं जो ट्रू ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वायरसेस तो वैसे भी ट्रू ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उन्हें एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रू ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, वो लाजमी रेस्पिरेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे होते हैं। और जिस तरह से बकाया लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो डिफरेंट लेवल्स पर परफॉर्म होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी भी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में दो डिफरेंट लेवल पर परफॉर्म होती है। यानी रेस्पिरेशन आप देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आपको सेलुलर लेवल पर भी नजर आएगी, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, और ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर भी नजर आएगी, जिसे ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। दरअसल सेलुलर लेवल पर जो रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, इससे इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी की इंटरनल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन। जबकि इसके मुकाबले में जो रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर परफॉर्म हो रही है, जिसे हमने ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहा है, इस रेस्पिरेशन को इसी मुनासबत से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम भी दिया जाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन दरअसल एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस को कहा जाता है जो ब्रेकडाउन प्रोसेसेस होते हैं। यानी इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर कंपाउंड्स और एनर्जी रिलीज होती है। इनको एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस भी कहा जाता है। तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में आपको सेलुलर रेस्पिरेशन डिटेल से एक्सप्लेन की थी। वहां पर आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था कि C6H12O6 इसके ब्रेकडाउन के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं, और ब्रेकडाउन के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में स्प्लिट कर जाता है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहां पे प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ साथ 36 to 38 ATPs भी जनरेट होते हैं। ये जो आप ब्रेकडाउन प्रोसेस देख रहे हैं, इस ब्रेकडाउन प्रोसेस को दरअसल इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। और इस इंटरनल रेस्पिरेशन में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन यूज हो रही है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑब्जर्व करें, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुनियादी तौर पर ये एक गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। कौन सी गैसेस का ये एक्सचेंज परफॉर्म होगा बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट? दरअसल ये
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इनहेल होती है। मिसाल के तौर पर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और इस ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन उसके इन्वायरमेंट से दाखिल होगी, तो ये आप इनहेल ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहा जा सकता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपने देखा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ एक लिविंग बॉडी जो गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म करती है, सच गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आपने देखा कि इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाज़ेह तौर पर दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ये वाज़ेह तौर पर दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, जो कैटाबॉलिक प्रोसेस में आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नजर आ रहा है और इस ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बाय प्रोडक्ट है। जबकि ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन जिसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा गया था, और ये एक गैसेस एक्सचेंज किस्म का प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान ऑक्सीजन का इनहेल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होगा। दरअसल ये दोनों जो रेस्पिरेशन हमने पढ़ी हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। और वो इनका लिंक किस तरह से बनता है, देखिए जो ऑक्सीजन यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी, दरअसल वो ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन के दौरान इन्वायरमेंट से ऑब्टेन की जाती है। यानी ये जो हम कह रहे हैं ना कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दरअसल यही वो ऑक्सीजन है जो कि यहां पर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में खर्च हो रही है। और उसके बाद फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से बाहर लिबरेट कर रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर सपोज कीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसी वजह से स्टॉप हो जाए, अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसी भी वजह से स्टॉप हो जाए, तो क्या उसकी बॉडी में इंटरनल रेस्पिरेशन जो उसके सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रही थी, क्या ये परफॉर्म हो सकेगी? नो, क्योंकि इस रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के जरिए ही बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा। और इस रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, उसको दरअसल इसी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के जरिए बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से अगर ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टॉप हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसमें इंटरनल रेस्पिरेशन भी परफॉर्म नहीं हो सकेगी। और अगर सपोज कीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इंटरनल रेस्पिरेशन का इवेंट है ही नहीं, ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बात करें, एक्चुअली दुनिया में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म ना करता हो, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोज किया कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म ही नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में अगर उसकी बॉडी में ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं हो रही, तो क्या उसको ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत है? क्या उसको ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दरअसल इस सेलुलर रेस्पिरेशन को ही परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन बाहर से इंपोर्ट की जाती है और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में जनरेट होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ही दरअसल इस ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन के जरिए बाहर निकाला जाता है। लिहाजा अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मान लिया जाए कि उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन अगर नहीं है, तो उसमें फिर रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आपसे यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इसमें आपने इसी तरह से इसका आंसर देना है। आपने कहना है कि इन इंटरनल रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच इज inhaled by the process of gas exchange from the environment, and in cellular respiration carbon dioxide is produced as byproduct which is exhaled into the environment by the process of gases exchange. So in this way both the processes are interlinked or interrelated with each other. इस तरह से आप इस बात का आंसर दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात अब क्लियर हो गई
कि रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लाइफ की एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है और बाकी लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह रेस्पिरेशन भी दो डिफरेंट लेवल्स पर परफॉर्म होने वाला फेनोमेनॉन है। एक ये सेलुलर लेवल पर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है और दूसरी तरफ ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। सेलुलर लेवल पर इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाएगा और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर इस प्रोसेस को ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाएगा। इंटरनल रेस्पिरेशन दरअसल एक कैटाबॉलिक प्रोसेस था जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ सच एज ग्लूकोज, और जबकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक गैसेस एक्सचेंज किस्म का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इनहेल होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है। और अब आप देखिए कि ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरलिंक हो रहे हैं कि जो ऑक्सीजन यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन दरअसल इन्वायरमेंट से ऑब्टेन की जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, और उसके बाद फिर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जनरेट होगी उसको इसी ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन के जरिए बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एक्सहेल कर दिया जाएगा। सो इस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आई होप कि आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपको कवर हो चुके होंगे। अगर इनमें किसी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन फेस करनी पड़ती है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन जरूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे जो अगला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आपने इसी तरह से इन लेक्चर्स को देखते रहना है और सीक्वेंस के साथ आपके पास ये लेक्चर्स आते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप इनके साथ मुसलसल इन टच रहेंगे तो आप यकीनन इस कोर्स को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे और जो बुनियादी डिमांड्स हैं इस कोर्स की उसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इन टॉपिक से आएगा इंशाल्लाह आप उनको जरूर अटेम्प्ट कर सकेंगे। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.